देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी की ओर से दिल्ली एनसीआर में डीजल के 10 साल पुराने वाहनों को बंद करने के आदेश से कार ट्रक चालकों से लेकर केंद्र और दिल्ली की सरकार तक सख्ती में है। लेकिन इस तरह की सख्ती के बिना 90 लाख से ज्यादा वाहनों वाली दिल्ली की आबोहवा में सुधार की कोई संभावना भी नहीं दिखती, जहां लोगों को सलाह दी गई है कि यदि वो अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं तो ये शहर छोड़कर चले जाएं। इस बीच एनजीटी ने सोमवार को अपने एक ताज़ा आदेश में 10 साल पुराने डीजल वाहन मालिकों को 2 हफ्तों की मोहलत देते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि वो ये बताए कि 1 मई के बाद उसके इस प्रतिबंध को वो कैसे लागू करेगी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से कैसे दिल्ली को मुक्त करेगी। उधर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के ट्रांसपोर्टर्स ने एनजीटी के इस फैसले के खिलाफ हड़ताल पर जाने की घोषणा की है, जबकि केंद्र सरकार एनजीटी के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रही है। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर CK वार्ष्णेय। आप डीन रह चुके हैं पर्यावरण विभाग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ चेतन चौहान हैं, आप डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं हिंदुस्तान टाइम्स से। डॉक्टर SP शर्मा हैं, मुख्य अर्थशास्त्री PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और JS नेओल साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन। आप सभी का स्वागत है। मैं वार्ष्णेय साहब चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि एनजीटी का जो ये फैसला आया है, इससे आप किस रूप में देखते हैं कि जो 10 साल पुराने वाहन हैं डीजल के, वो सड़कों से हटा लिए जाएं? क्या ये अत्यधिक संवेदनशीलता या बहुत महत्वाकांक्षी एक आदेश मालूम होता है? मैं समझता हूं कि ये तो बिल्कुल तय है कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर काफ़ी अधिक हैं और इससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन ये 10 साल पुराने व्हीकल और जो वाहन हैं उनको हटाने का जो फैसला लिया गया है, मैं समझता हूं कि इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि क्या इसके करने से प्रदूषण की इस समस्या में कितना हल होगा और इसकी क्या कॉस्ट बेनिफिट है। इसके बारे में मेरे ख्याल से अभी तक हमारे पास में कोई स्पष्ट रूप से तस्वीर सामने नहीं आई है। ये तो ज़रूर ठीक है कि जो भी हम कदम उठाएंगे उससे कुछ न कुछ तो हमारे पर्यावरण के ऊपर और वायु की गुणवत्ता में फर्क तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन क्या इससे संपूर्ण और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसको हम संतोषप्रद कह सकते हैं, या इसके साथ साथ हमें और बहुत से कदम उठाने हैं। ये भी एक विषय है जिसके बारे में मैं समझता हूँ संवाद खुल चुका है और एनजीटी ने अपनी खुद भी ये बताया कि हम इसमें टाइम रिलैक्सेशन दे रहे हैं। वो इसलिए कि क्या 10 साल की अवधि जो समय सीमा नियत की गई है, क्या वो किसी तरीके से पर्याप्त है, क्या उससे और कम नहीं हो सकती, क्या और उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके बारे में जो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और रैशनल होता है उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है और उसके बारे में कोई सफाई नहीं है। ये सबसे ज़रूरी ये है कि कार को या वाहन को कितनी अच्छी तरीके से आपने उसका रखरखाव किया है और कितना अच्छी तरीके से वो चल रही है, उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। विंटेज कार आज से करीब करीब 50 साल, 100 साल, 150 साल, 2 साल पुरानी है। लोग उसको अपनी जान से भी प्यारा रखते हैं और उनके साथ उनके घूमने में और देखने में देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है, गौरवान्वित फील करते हैं और जिनके पास होती है वो भी उसके ऊपर बहुत गर्व करते हैं। तो क्या उन गाड़ियों को फिर उनका क्या भविष्य होगा? तो ये सब सोचने वाली बातें हैं। वो तो बहुत थोड़ी सी गाड़ियां हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं और कभी-कभी चलती हैं। जब मैं आऊंगा आपके पास में, वार्ष्णेय साहब मैं आऊंगा। JS नेओल साहब, आप कार डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और ये कहा जाता है कि 18% जो पूरे देश भर में कारों की बिक्री होती है वो अकेले दिल्ली NCR में होती है। लेकिन साथ ही साथ एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण हो रहा है वो डीजल के वाहनों से हो रहा है। तो क्या इस एनजीटी के फैसले से आपके इस व्यापार पे भी कुछ असर पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, और जो ये फैसला आया इसका हम पूर्ण जोर विरोध भी करेंगे। और मैंने तो पूरी दिल्ली में हर एरिया में जा जा के जो भी हमारे कार डीलर्स हैं उनके साथ मीटिंगें करी हैं और मैंने ट्रांसपोर्ट लाइन के जो लोग हैं उनसे भी मीटिंगें करी हैं, बहुत सी बातें हुई हैं। इससे कोई पोल्यूशन के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आप पोल्यूशन चेक करते हैं हर 3 महीने के बाद, तो फिर आपने 10 साल के पुराने वाहन को बंद करने का निर्णय लिया, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। अब आर्मी के जो रिटायर्ड लोग हैं, वो जो उनके वाहन हैं वो 10-10, 5-5 हज़ार चले हुए हैं, क्या वह पोल्यूशन करते हैं? इसमें जो पेंशन लोग हैं उसके ऊपर दिक्कत आने वाली है। और जो ऐसे लोग भी हैं इसमें
जो पूरी ज़िंदगी में एक ही बार वाहन लेते हैं दोबारा ले भी नहीं पाएंगे। अगर इस देश की इतनी करोड़ों रुपए की संपत्ति को ये डेड करना चाहते हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसमें पुलिस के वाहन भी हैं, इसमें हॉस्पिटल की गाड़ियाँ भी हैं, एनडीएमसी की भी हैं, एमसीडी की भी हैं, और दिल्ली की डीटीसी की बसें भी हैं, प्राइवेट व्हीकल भी हैं। ऐसा नहीं होता। अब बड़ी बड़ी कंट्रियों में आप देखो 15 साल का टाइम देते हैं वो, उसके बाद 3 साल की फिटनेस देते हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल टैक्स भरने के बाद वो गाड़ियां वहां चलती हैं। उसके बाद फिर 3 साल के बाद फिर हर साल चेकअप होता है और बहुत अच्छे तरीके से चेकअप, गाड़ी चलने लायक होती है तो चलाई जाती है, नहीं तो उसको डैमेज कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्डर लिख दिया और आपने सोचा ही नहीं इसका क्या बेरोजगारी बढ़ेगी इससे। नई गाड़ी जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं वो लोन करवाते हैं, वो 10 साल में अगर उसकी किस्तें ही नहीं उतरती, वो गाड़ी डैमेज हो जाएगी, दोबारा वो क्या करेगा। इसके ऊपर बेरोजगारी भी बढ़ने वाली है और बहुत से लोगों को इससे तकलीफ है। पूरी दिल्ली के लोग, अगर ये ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसका निर्णय नहीं बदला या इसके ऊपर कुछ डिसीजन, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात भी कही है और सड़कों पे उतरेंगे। अगर नहीं होगा तो उसके लिए पूरी दिल्ली के लोग मेरे संपर्क में, और मैं इसमें बहुत बड़ा आंदोलन करने वाला हूँ। पूरे भारतवर्ष में आंदोलन करूंगा। जी, डॉक्टर एसपी शर्मा साहब, आप चैम्बर ऑफ पीएचडी को रिप्रेजेंट करते हैं। उद्योग व्यापार जगत पे, जैसा अभी नील साहब कह रहे थे, क्या वाकई कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस फैसले से एनजीटी के? जिससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि खाली दिल्ली की ही बात नहीं है। आप ये देखिए कि दिल्ली के साथ जो इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं उनका कितना व्यापार जुड़ा हुआ है, एनसीआर। और इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली एनसीआर, कि अगर मान लो कोई पंजाब से भी गाड़ी आती है जो कि कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दिल्ली को। दिल्ली का कुछ अपना फूड में कोई खास योगदान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो बाहर के स्टेट से आती हैं। तो अगर ये ऐसा बैन हो जाता है, एक ऐसा नीजर रिएक्शन हो जाता है, तो उनके ऊपर बहुत खराब असर पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि महंगाई के ऊपर इसका काफ़ी खराब असर पड़ने वाला है। मान लो कोई गाड़ी जो बाहर से आ रही है, कोई बठिंडा से आ रही है, उसको अगर बैन कर दिया जाता है, वो 10 साल से पुरानी, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर पुरानी गाड़ियाँ होती है, जो कि उनके कॉस्ट ऑफ जो प्राइस कॉस्ट मार्जिन है उसको मेंटेन करने के लिए जो सस्ते रेट की गाड़ियाँ उनको यूज़ किया जाता है। तो अगर वो बंद हो जाएंगी तो दिल्ली को कैसे वो सब चीज़ों की सप्लाई मिलेगी? ये खाली दिल्ली की ही बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसका असर जो दूसरे स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। और जहां तक पोल्यूशन की सवाल है, अगर हम 90 लाख व्हीकल्स की बात करते हैं दिल्ली में, तो मैं समझता हूं कि अगर 20% भी इसमें से इस कैटेगरी में फॉल करती हैं जो कि 10 साल पुरानी है जी, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? 20 लाख गाड़ियां का जो लोगों के रोजगार के ऊपर फर्क पड़ेगा और जो महंगाई के ऊपर फर्क पड़ेगा, वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट फर्क आएगा। लेकिन एक चीज अगर हम सोचें कि जब देश में जब दिल्ली में 90 लाख से कम 70 लाख गाड़ियां थी जो हम अभी आउट करना चाहते हैं, 20 लाख अगर हम आउट भी करना चाहते, तो क्या जब 70 या 60 लाख गाड़ियां थी उस टाइम पे पोल्यूशन नहीं था? पोल्यूशन तो उस टाइम पे भी था। तो खाली एक गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन को रिलेट करना एक कोई अच्छी बात नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर एक विचार होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। अगर फेज आउट करना है तो धीरे धीरे होना चाहिए, स्टेप्स में होना चाहिए, ना कि एक नी जर्क रिएक्शन होना चाहिए कि कल से हम जो 10 साल पुराना गाड़ी है उसको बंद कर रहे हैं। इसको एक फेज्ड मैनर में किया जा सकता है। जिस तरीके से देश के हालात है, जिस तरीके से हमें बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पड़ती है और जिस तरीके से महंगाई सेंसिटिव रहती है, अगर थोड़ा सा भी सप्लाई में प्रॉब्लम आता है तो महंगाई एकदम से ऊपर चली जाती है। अगर किसी कमोडिटी के थोड़ा सा भी उसमें, क्योंकि हर एक का जो सप्लाई है डिमांड है वो बॉर्डर लाइन पे रहता है। अगर मान लो कोई जो एसेंशियल कमोडिटीज दूसरे नेबरिंग स्टेट से आ रही हैं, उसका सप्लाई एक दिन के लिए भी ठप हो गया तो उसका महंगाई के ऊपर बहुत बुरा असर हो सकता है। तो ये सब चीजें हमें सोच के चलना होगा कि किस तरीके से इस फैसले को लागू किया जाए। क्या इसके लिए कोई और स्ट्रेटजी हो सकता है? क्या इसके लिए कोई फेस्ड मैनर हो सकता है जिसके जरिए 1 या 2 या 3 साल में इन चीजों को फेज आउट किया जाए? एक ही बार में सब 10 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि एक साल में जो 14 साल 15 साल पुराना गाड़ी है उसको आउट कर दो, फिर उसके बाद 13 साल वाले, तो 6-6 महीने के अंतराल के बाद ऐसा भी कुछ स्ट्रेटजी, बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को इंप्लीमेंट करने के। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। चेतन चौहान साहब, आपको क्या लगता है कि एनजीटी का ये फैसला कुछ रैशनल नहीं है, तर्कसंगत? नहीं, मेरे हिसाब से रैशनल इसलिए नहीं है क्योंकि आप कोई भी व्हीकल हो, किसी भी फ्यूल पे चलता हो, आप जो पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इमिशन बेस्ड फेजिंग आउट होनी चाहिए। तो आपको कहना चाहिए था कि ये इमिशन स्टैंडर्ड हम सेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा जिसका इमिशन होगा वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो उसमें डीजल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, उसमें 8 साल वाली भी हो सकती है, 10 साल वाली भी, 12 साल वाली भी हो सकती है। इससे पहले इनको स्टडी करना चाहिए था
कि दिल्ली में जो डीजल गाड़ियां हैं कितना पोल्यूट करती है। अगर आप ट्रेडिशनली देखा जाए, डीजल की गाड़ियां नॉक्स और सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करती है मेनली। सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन दिल्ली में बड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा, नॉक्स थोड़ा सा बड़ा है। प्रॉब्लम है दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन का। पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन के कारण गाड़ियों के अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है, डस्ट है, वेदर कंडीशंस हैं, वो सब कारण हैं। तो आप डीजल को कहें कि डीजल एक फ्यूल है, उसकी वजह से आप 10 साल की गाड़ियां बाहर कर दो, उससे मुझे लगता है कि क्या नाम आपका जो पोल्यूशन इम्पैक्ट होगा 4 या 5% से ज़्यादा नहीं होगा। पोल्यूशन जो रिडक्शन होगा 5 या 7% से ज़्यादा नहीं होगा। इसको अगर आपको करना है तो आपको एक कमीशन नॉर्म लेके आना है कि दिल्ली में अगर गाड़ी चलेगी तो इससे ज़्यादा एमिशन नहीं कर सकती है। इसके अलावा गाड़ी फेज आउट होगी, बाहर होगी। आपको एक टाइम पीरियड देना है, एक एक्शन प्लान बनाना है कि कब कब होगा। दूसरा है कि रेट्रोफिटमेंट गाड़ी में हो सकता है। बीजिंग में हुआ, बीजिंग में जब इतना पोल्यूशन हुआ ओलंपिक्स गेम्स बाद, वहाँ पर डीजल गाड़ियाँ फेज आउट बहुत कम हुई, 15 साल से ऊपर फेज आउट हुई। बाकी में रेट्रोफिटमेंट हुआ कि इस एमिशन स्टैंडर्ड पे वो मीट करनी चाहिए। और रेट्रोफिटमेंट का जो काम है, एक तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, नया बिजनेस आएगा और आपका पोल्यूशन भी चेक होगा। आपने बार बार इस बात पे जोर दिया कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, लेकिन जो ताज़ा रिपोर्टें हैं, अभी एक अखबार ने सीरीज चलाई थी, ये शहर रहने लायक नहीं रह गया है। मैं ये कह रहा हूं कि एक मिनट, मेरे पास कुछ और रिपोर्ट है। दिल्ली भारत की अस्थमा राजधानी बन चुका है। वायु प्रदूषण के मामले में भारत दुनिया का 5वें नंबर पे देश है। इसके अलावा 1991 से दिल्ली में प्रदूषण से जो मौतें हो रही हैं वो उनकी तादाद 100 गुना बढ़ गई है, 100 गुना। तो क्या हम इसको इसी बहस को करते रहें और जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 1996 से लगातार आदेश दिए हैं कि जो पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज हैं उनको हटाया जाए, उसको लेकर के भी ये हुआ था कि साहब गरीब आदमी कहाँ जाएगा, बेरोजगार कहाँ जाएगा, उसका क्या इंतज़ाम होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले फैसला दिया कि 15 साल पुराने वाहन, डीजल वाहन हटने चाहिए, और अब एनजीटी का ये फैसला आया। तो अगर हम बहस सिर्फ इसी मुद्दे पर करते रहेंगे कि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, और क्या हम इसे अपना एक सेटिस्फैक्टरी लेवल मान सकते हैं? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि नुकसान नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप जाहिर है कि इस एस्पेक्ट को भी कवर करते होंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको दिल्ली में पोल्यूशन रिड्यूस करना है जी, तो आपको एक होलिस्टिक प्लान बनाना है, डीकंजेस्ट करना है दिल्ली को। जी, दिल्ली में डीजल की गाड़ियां चले, पेट्रोल की गाड़ियां चले, सीएनजी की। वर्ल्ड वाइड स्टडीज में आया है कि पार्टिकुलेट मैटर, सीएनजी भी एक मेजर सोर्स है उसका। जी, हाँ, और ये जब से बड़ा है, जब से सीएनजी की व्हीकल्स आई हैं, डीजल की भी आई है, सीएनजी की भी आई हैं, तो आपका होलिस्टिक स्टडी होना चाहिए कि दिल्ली में पोल्यूशन जो इतना बड़ा है, गाड़ियों की वजह से मेनली बड़ा है, तो उसमें कौन से मेन सोर्स हैं। तो आप अगर आप मिशन स्टैंडर्ड, एक मिशन लेवल अगर आप सेट नहीं करोगे तो आपका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप हर चीज़ के लिए कंट्रोल, आप डीजल जेनसेट के लिए कीजिए, आप गाड़ियों के लिए कीजिए, सबके लिए कीजिए, और एक होलिस्टिक प्लान होना चाहिए। ये दिल्ली में अगर आप 10 साल का कम कर लो, बैन कर दोगे डीजल गाड़ी, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। होलिस्टिक प्लान क्या हो, सीके वार्ष्णेय साहब, आप तो पर्यावरणविद हैं और आपने इस पे काफ़ी काम भी किया है। किसी भी तरीके से, किसी भी तर्क से दिल्ली में प्रदूषण सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे तो नहीं ही माना जा सकता, ये तो आप इससे सहमत होंगे। देखिए, मैं आपकी तो सवाल ये उठता है कि फिर आखिर ऐसी स्थिति में कि जब हम गैस चैम्बर्स में रह रहे हैं, इतनी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, सीएनजी आई, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद थोड़ी सी दिल्ली हरी भी हुई, और आज हम फिर वहीं आकर के खड़े हो गए हैं, तो आखिर इसका कोई हल है? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि दिल्ली की जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो इतना अधिक है और खतरनाक है कि मैं समझता हूं कि एकदम, जिसको हम कहते हैं, इमरजेंसी वाली सिचुएशन है जी, और इसके टैकल करना बहुत ज़रूरी है जी। जहां तक होलिस्टिक व्यू का सवाल है वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ एक कारण से नहीं है, इसके कई कारण हैं। तो जब तक सारे कारणों को हम समुचित रूप से नहीं देखेंगे और सिर्फ एक ही के ऊपर पूरा जोर लगाएंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो कुछ तो रिजल्ट दिखाएगी, लेकिन जो रिजल्ट हमें मिलेंगे उसके बाद भी जो स्थिति रहेगी वो पूरी असंतोषजनक रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ स्तर जो है वो 4 गुना, 5 गुना और 6 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए हम डीजल की बात ही ना करें। इसलिए डीजल की बात हमें करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें और चीजों की बात करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताना कि सबसे पहले कि हमें डीजल की क्वालिटी को और इंप्रूव करना है, जिसमें कि रिफाइनरीज जो हैं वो अपना पैर पीछे खिसकाती हैं। पहले डीजल जो आता था वो बहुत घटिया क्वालिटी का आता था, फिर बड़े कहने के बावजूद वो इंप्रूव हुआ, तो अभी उसमें इंप्रूव करने की और गुंजाइश है। पहली बात तो एक तो फ्यूल क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहिए, दूसरा उसके साथ साथ हमें पूरा जोर लगाना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और दूसरा जो कहते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इसके ऊपर हमें जोर डालना चाहिए ताकि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने जाने की सुविधा मिले और वो पर्सनल कारों को खुद स्वयं ही
वॉलंटरीली न चलाएं जितना कि आज उनको मजबूरन चलाना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं, काफी लोगों को तो गाड़ी वाहन मजबूरन चलाना पड़ता है। इसमें उनका समय भी लगता है और इसमें रोड के ऊपर जो उनका टाइम ज्यादा जाता है वो भी बहुत जबरदस्त है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सबसे जरूरी चीज है कि गाड़ी कितनी फिट है और कितना उसको मेंटेन किया गया है। जब मैं आपको विंटेज कार की बात बता रहा, मैं ये बताना चाहता हूं वो इतनी फिट रहती हैं कि उनको देख के और चलाने में सबको बहुत ही आनंद आता है और बहुत एक आदर्श तरीके से वो रहती। उसी तरीके से जो हमारा सिस्टम है जिसको कि हम पोल्यूशन मॉनिटरिंग कहते हैं, वो उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। उसके अंदर हमको और चुस्तता लानी है और उसको और हमें कारगर बनाना है ताकि कोई भी पोल्यूशन करने वाली गाड़ी निगाह से न चूक पाए और उसके ऊपर पूरा शिकंजा कसा जा सके और उसके ऊपर फाइन लगाइए। और मेरा कहने का मतलब है कि जो गाड़ी का मालिक है और जो गाड़ी का ड्राइवर है, ये उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी गाड़ी को फिट रखे, अदरवाइज वो अपने काम से जाएगा और अपनी गाड़ी से जाएगा। अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर डालें जो कि एक कानून के जरिए डाली जा सकती है, तो मैं समझता हूं कि इसमें सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और वाहनों से होने वाले पोल्यूशन के अंदर काफी स्वयं हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ेगा। बस के इसके देखिए, अगर आपने बहुत सारी गाड़ियों को इंपाउंड कर लिया, आपके पास जगह नहीं है रखने के लिए, सामान आने जाने में, माल ढोने में दिक्कत होगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए और लोगों के साथ जो व्यापार और जिससे वो जुड़े हुए हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, इन सब चीजों को देखते हुए ये बड़ा जरूरी है कि इसके बारे में फिर से हमको एक दफे सोचना चाहिए। सबसे जरूरी मैं फिर कहूंगा ये है कि हमें इस तरीके के नियम बनाने हैं कि ये आवश्यक हो जाए गाड़ी मालिक को और ड्राइवर को कि वो वही गाड़ी चलाएगा जिसकी की फिटनेस पूरी है और सही है। रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए, सडन चेकिंग होनी चाहिए और उसके साथ में हमें पूरी सख्ती बरतनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ गाड़ियों से निकलने वाले पोल्यूशन की एक तो मात्रा कम होगी और फिर उसकी जो अवधि हम रखें वो ऐसी रखें जो कि प्रैक्टिकल हो। उसके बाद में अगर वो मेंटेन नहीं हुई है, चाहे उसकी 3 साल की अवधि है, उस गाड़ी को भी हम इंपाउंड करने के पूरे राजी रहें। हम और आप इसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहते हैं और जो हालात बन रहे हैं वो, जैसा अभी वार्ष्णेय साहब ने कहा कि अगर वो सारी चीज़ें हो जाएं तो फिर ये आइडियल सिटी हो जाएगी, फिर हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम और हमारी आने वाली नस्लें क्या ऐसी गैस चैम्बर में रहेंगी जिससे लोग रोज़ सांस की बीमारियों से, पॉल्यूशन की बीमारियों से मर रहे हैं, या ये कि हम अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऊपर रख करके इस चीज़ को चलने देंगे। देखो, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी पोल्यूशन के ऊपर अगर सख्ती नहीं करेंगे आप, अगर उसका पूरा चेकअप करेंगे, हर एवरी ईयर, हर साल में उसकी गाड़ी की फिटनेस होगी, प्रॉपर तरीके से सर्विस हो, प्रॉपर तरीके से गाड़ी मेंटेन की जाए, तो मेरा ख्याल ऐसा कुछ गाड़ियां 20-20 साल भी चलती हैं और गाड़ियों में कुछ नहीं बिगड़ता। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया है, आर्मी के लोग गाड़ी को इतना मेंटेन करते हैं, उनकी गाड़ियां 2-2, 4-4 हज़ार चली होती हैं। आप उनको बोल दो कि उनकी गाड़ियां डैमेज हो जाएं, या जो रिटायर अफसर हैं उनकी गाड़ियां डैमेज है, वो लोग कैसे क्या करेंगे बताएं? वो तो बहुत थोड़ी सी तादाद है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हम लोग सब लोग जो आदर्श स्थिति की आप बात कर रहे हैं, सर ऐसे लोग भी हैं जो जीवन में एक ही बार गाड़ी ले सकते हैं, दोबारा ले भी नहीं सकते। फिर उसके बाद जो बाहर से आने वाले वाहन है, जैसा मेरे साथी ने कहा अभी कि जो हरियाणा की गाड़ियां आती हैं, यहाँ दिल्ली के अंदर एंट्री करती हैं बसें, यूपी की बसें आती हैं जो बिल्कुल छकड़ा गाड़ियां, हल्की गाड़ियां, जिनका कोई पोल्यूशन का स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, ना उनकी सीटें हैं, ना उनके टायर हैं, ना उनकी लाइटें हैं। ऐसे पूरी स्टेटों से गाड़ियां दिल्ली में आती हैं। वो लोगों कैसे आना जाना होगा, वो कैसे करेंगे? उसके बाद इतनी फंडिंग है सरकारों के पास कि उनको हटा करके नहीं ले सके, उनको तो मेंटेन कर नहीं पाते ये लोग। उसके बाद ये कानून लागू कर देंगे इतना स्ट्रिक्ट, और वो गाड़ियां कैसे होंगी और लोग कैसे आए जाएंगे? उससे बड़ी बेरोजगारी बढ़ने वाली है। और ये कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए शायद ये, मैं इसके ऊपर घोर विरोध करता हूं कि इसके ऊपर दोबारा चिंतन, कोई और रास्ता है, कोई विकल्प है? चिंतन मंथन होना चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं। बड़े जो इंजीनियर लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट इस मामले को जानते हैं, उनके बीच में बैठ के इसका एक निर्णय निकाला जाए, कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए, ये गाड़ियां भी बच जाएं, पोल्यूशन भी कम हो। हम चाहते हैं कि पोल्यूशन बिल्कुल कम होना चाहिए, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं। जैसा कि दिल्ली के अंदर सिंगल स्टोरी घर हुआ करते थे, आज 4-4 स्टोरी मकान बन गए, नीचे पार्किंग की जगह बन गई। पार्किंग तो लोग यूज करते नहीं है,
उसके अंदर उन्होंने किराए पे दे दिया। गाड़ियां रोड पे बाहर खड़ी होती हैं, सड़ रही हैं, धूल मिट्टी है, वही सीवर लाइनें हैं, वही पानी की पाइप लाइनें हैं। आज जमुना का बुरा हाल है, वहां से भी तो पोल्यूशन होता है, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। खाली गाड़ियों को हटाने से मसला हल होने वाला नहीं है। ये दिल्ली सरकार को आगे आकर के इसका स्टेप ऑन लेना चाहिए था, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इसके ऊपर गहराई से लेना पड़ेगा। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको आकर के इसके बीच में बैठ के चिंतन करना चाहिए। ये नहीं करोड़ों रुपए अरबों रुपए की संपत्ति को आप एकदम निर्णय दे दिया और डैमेज कर देंगे, लोग सड़कों पर उतरेंगे, बुरा हाल होगा, उसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में बताइए। इसमें अली साहब एक चीज बहुत मुद्दा जो है दिल्ली का, अगर आप पोल्यूशन देखो, ये दिल्ली में अगर आप पोल्यूशन दिल्ली से चेक नहीं हो सकता है, आपको एक मास्टर प्लान एनसीआर के लिए लेना पड़ेगा। अगर आप गुड़गांव में देखें, नोएडा में देखें या गाजियाबाद में देखें, स्थिति कोई बेहतर नहीं है, दिल्ली या उससे वर्स्ट कंडीशन है। तो आप जब तक हॉलिस्टिक एनसीआर का प्लान लेके नहीं आएंगे तब तक दिल्ली का पोल्यूशन कम नहीं हो सकता है। दिल्ली में अगर आप देखो, आइलैंडिंग इफेक्ट भी होता है कि हिमालय 100 किलोमीटर की दूर पे है। पोल्यूशन, सारा डस्ट पोल्यूशन जो आता है आपका वेस्टर्न इवेंट से आता है, तो उसकी वजह से उसको भी चेक करने के लिए ग्रीन दिल्ली बनाना पड़ेगा आपको। जैसे बहुत सिटीज में हुआ कंजेशन टैक्स, कनॉट प्लेस में, लाजपत नगर में, करोल बाग में इतना हाई कंजेशन टैक्स लगी, गाड़ियां लेके नहीं आए हैं लोग। उसके अलावा जितना आप कंस्ट्रक्शन होता है उसमें इस तरह के नॉर्म्स लेके आए कि डस्ट जो पार्टिकल इमिशन है मिनिमम हो। और डीकंजेस्ट जब तक आप दिल्ली नहीं करोगे तो आपको दिल्ली का एयर पोल्यूशन सुधार नहीं सकते हो। उसके लिए चाहे आप नई दिल्ली में नए सरकारी दफ्तर नहीं बनने चाहिए, आप गुड़गांव में ले जाना, उससे बाहर ले जाइए, इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाइए, स्मार्ट टाउनशिप बनाइए, जहां पे एक मंत्रालय का पूरा व्यवस्था वहां पे हो। उसी तरह से डीकंजेस्ट कीजिए। आपका आजादपुर मंडी है, आपका लॉरेंस रोड पे ग्रीन मार्केट है, होलसेल मार्केट से उनको दिल्ली से आप बाहर ले जाइए। आप दिल्ली से बाहर ले जाओगे, दिल्ली डीकंजेस्ट हो जाएगा, दिल्ली डीकंजेस्ट हो जाएगा तो आपका एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा। तो आपको ये इन सब चीजों पे सोचते हैं। गाड़ियां भी आपको बैन करनी है, फेज आउट करनी है, पर पोल्यूशन चेक करने के लिए उससे ज्यादा कदम आपको लेने, स्टर्न कदम लेना, एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा जब 2006-7 में पोल्यूशन लेवल बढ़ना शुरू हुआ, जब वो 2000 के लेवल से ऊपर गया, किसी सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब जाके जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई कि दिल्ली वर्ल्ड में सबसे पोल्यूटेड है, उसके बाद बात हुई। एनजीटी में जब पिटीशन हुआ तो उसके बाद एक्शन हुआ। किसी भी सरकार ने, या केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो या कोई भी सरकार हो, कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों की है। सरकारों की वजह से दिल्ली गैस चैम्बर बना है और यहाँ की जो हवा है जहरीली हवा है। चलिए, आपने माना कि गैस चैम्बर बना है। एसपी शर्मा साहब, न्योल साहब कह रहे थे कि बड़े चिंतन मनन की ज़रूरत है, और आप चूँकि इंडस्ट्री को एक सलाहकार के तौर पे काम करते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं, आपकी नज़र में इस पॉल्यूशन लेवल के साथ हम दिल्ली में एनजीटी के इस फैसले को माने या ना माने? देखिए, अभी फिलहाल तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी मानने से बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि खाली एक पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत सारी चीजें इफेक्ट होंगी। और जहां तक ये सवाल है कि लोग भी इससे खुश नहीं है कि भी वो 90 लाख व्हीकल है, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लोग भी बहुत दुखी हैं। खासकर जब आपको 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे लगते हो तो उससे कितना पोल्यूशन फैलता है। सबसे पहले तो हमें जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसको इंप्रूव करना होगा। अगर हम उस यातायात को एक स्मूथ लेवल पे ले आते हैं, जो 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे खाता है उसको हम 1 घंटे पे ले आते हैं, तो उससे भी पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। वो गाड़ी जिसको 40 मिनट रोड पे रहना चाहिए, वो जब 2 घंटे रोड पे रहेगी तो उससे ज्यादा पोल्यूटेड रहेगा एनवायरनमेंट। तो हमें खाली एक चीज को ही फोकस करके कि गाड़ी को हटा दो, पोल्यूशन तो हम नहीं हटा सकते, तो ये एक अच्छा फैसला नहीं है। और अगर ये लेना ही है तो एक फेज्ड मैनर में होना चाहिए, और उसके लिए एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, लोगों को टाइम दिया जाना चाहिए, सो दैट कि किसी का रोजगार अफेक्ट ना हो, जो लोगों का डे टू डे लाइफ है उसके ऊपर कोई असर ना पड़े, जिन चीजों की हमें जरूरत है दिल्ली में वो पर्याप्त रहें, उनमें कोई बाधा ना आए। तो एक चौतरफा चिंतन करने की जरूरत है, उसके ऊपर एक अच्छे सोच के साथ एक लोगों को कंसल्ट करके फिर एक विचारधारा बना के फिर इस फैसले को लागू करने की जरूरत है। जी, लेकिन एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। किसी भी देश में, किसी भी कैपिटल में
अगर आप पर्सनल व्हीकल को प्रमोट करोगे, फ्लाईओवर बनाओगे, रोड के ऊपर रोड बनाओगे, उससे एयर पोल्यूशन कम नहीं होगा। जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, लोगों को उनकी पर्सनल व्हीकल छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करोगे, आप इंसेंटिव नहीं दोगे गाड़ियों ना खरीदने के लिए, तब तक पोल्यूशन कम नहीं होगा। लंदन में जनाब कंजेशन चार्जेस लगते हैं, सेंट्रल लंदन में अगर आप आते हैं दिन के टाइम, हाँ, यहाँ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल क्या करते हैं। इस तरह की योजना यहाँ भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और करना चाहिए। देखिए, इसमें 2-3 चीजें और भी हैं जिसको साथ साथ हमें सोचना चाहिए। जितने हमारे एवेन्यू ट्रीज हैं, आज उनकी हालत बहुत खराब है और ट्रीज वगैरह जो हैं वो डस्ट पार्टिकल को कैच करते हैं और पोल्यूशन लोड को घटाते हैं। तो अगर उनकी संख्या बढ़ाई जाए एक योजनाबद्ध तरीके से, तो उससे भी पोल्यूशन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें चौतरफा कदम उठाने हैं, जो छोटे छोटे कदम होंगे लेकिन उनका सारा मिलकर के ऐसा असर होगा जिससे पोल्यूशन कम होगा। कोई अगर एक चीज करेंगे या 2 चीज करेंगे और हम उससे ये अपेक्षा रखेंगे कि पोल्यूशन कम होगा, तो मेरे ख्याल से ये हमारी थोड़ी सी भूल होगी। उसके साथ में आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि काफी दिनों से बात सोची गई कि जो ट्रक दूर से आते हैं और दिल्ली से पास हर के फिर हरियाणा और पंजाब में जाते हैं, वो बीच सड़क से और सारी दिल्ली से गुजरते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बढ़ता है, कंजेशन भी होता है और पोल्यूशन भी होता है। तो उसके लिए जो बाईपास रोड है वो पता नहीं कितने सालों से उसके बारे में मसला चल रहा है, बातचीत चल रही है, बन रही है, और वो पता नहीं किस स्पीड से चल रही है और कब होगी। तो अगर ये सब चीजें नहीं होंगी जो कि सरकार को करनी है, तो मैं समझता हूं कि सिर्फ इस सब चीज से एक छोटे से कदम से, ये कदम भी जरूरी है कि गाड़ियों को जो कि मेंटेन नहीं है उनको रोका जाए। लेकिन वाशने साहब, ये भी सच्चाई है कि जितनी गाड़ियां मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हैं, उतनी कुल मिलाकर के हमारे शहर दिल्ली में है। और हमारे यहाँ ये शायद हर घर में एक से ज्यादा कार रखने की भी एक आदत बन गई है। बहरहाल एनजीटी के इस फैसले पर व्यापक बहस होनी चाहिए कि 10 साल पुराने डीजल के वाहन हटाए जाएं, किस तरह से हटाए जाएं, योजनाबद्ध तरीके से हटाए जाएं, चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएं, और ये कि आम आदमी को प्रदूषण से राहत भी मिले। देश देशांतर में मेरे साथ आज इतना ही। वाशने साहब, न्योल साहब, चेतन चौहान साहब और एसपी शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। नमस्कार।